आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो आसनसोल की एक बहुत ही आम उमस भरी दोपहर में शुरू होती है और एक गहरे अनजाने खौफ पर खत्म हो जाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो स्थानीय किंवदंतियों और कुछ ब्लॉग्स से हैं जो दो कोचिंग छात्रों रोहन और स्नेहा के बारे में बताते हैं। उन्होंने बस एक दिन क्लास छोड़कर घूमने का फैसला किया था। पर यह कहानी सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे साधारण जगहें और छोटे छोटे फैसले हमें डर के मनोविज्ञान की गहराई में ले जा सकते हैं। और यही बात इस केस को बहुत दिलचस्प बनाती है। अक्सर सबसे असरदार डरावनी कहानियां किसी महल या कब्रिस्तान में नहीं होती, वो हमारे जाने पहचाने माहौल में होती हैं। एक वीरान पार्क, एक पुराना पेड़, एक खाली झूला, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। और जब कहानी इन्हीं साधारण चीजों को असाधारण बना देती है तो वो डर हमारे दिमाग में घर कर जाता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी के तत्वों को एक एक करके जांचते हैं और देखते हैं कि उस दोपहर रोहन और स्नेहा के साथ उस वीरान पार्क में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी का जो सेटअप है वो बहुत ही भरोसेमंद है। आसनसोल का एक कोचिंग सेंटर, गर्मी की दोपहर और फिजिक्स की एक बोरिंग क्लास। रोहन और स्नेहा ने क्लास बंक करने का फैसला किया। वो अपनी साइकिल उठाकर शहर के बाहर एक पुराने वीरान से पार्क में पहुंच जाते हैं और यहीं से कहानीकार माहौल बनाना शुरू करता है। गेट पर जंग लगा हुआ है, घुटनों तक ऊंची घास और सबसे अजीब बात, दोपहर के 3 बजे भी वहां एक भी पक्षी की आवाज नहीं है। एक गहरा अप्राकृतिक सन्नाटा। इस सन्नाटे पर रुकना जरूरी है। मनोविज्ञान में हम एक चीज की बात करते हैं, ऑडिटरी मास्किंग, जहां हमारा दिमाग जरूरी आवाजों पर ध्यान देने के लिए गैर जरूरी शोर को फिल्टर करता है। पर यहां इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जब वो अपेक्षित शोर जैसे पक्षियों का चहचहाना पूरी तरह गायब हो जाए तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे के संकेत की तरह लेता है। वो सन्नाटा खालीपन नहीं बल्कि एक नकारात्मक उपस्थिति का एहसास कराता है, जैसे किसी चीज ने वहां की स्वाभाविकता को सोख लिया हो। बिल्कुल, जैसे प्रकृति ने अपनी सांस ही रोक ली हो। और कहानी में स्नेहा इस बदलाव को महसूस कर लेती है। वो कहती है, रोहन, यहाँ कुछ अजीब है। लेकिन रोहन, जो यहाँ एक शक्की किरदार है, वो मजाक में टाल देता है। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर की बेंच पर बैठ जाते हैं। और पीपल का पेड़ चुनना भी ये महज एक संयोग तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। भारतीय लोक कथाओं में पीपल और बरगद के पेड़ों का एक खास स्थान है। इन्हें अक्सर आत्माओं और दूसरी दुनिया के दरवाजे के तौर पर देखा जाता है। तो कहानीकार ने अनजाने में या जानबूझकर एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक चुना है जो पहले से ही हमारे अवचेतन मन में रहस्य और डर से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत स्मार्ट नैरेटिव चॉइस है। और यहीं पर पहली घटना होती है। बिना हवा के पास का एक लोहे का झूला चर चर की आवाज के साथ अपने आप हिलने लगता है, बहुत धीरे धीरे, जैसे कुछ देर पहले ही कोई उस पर बैठा हो। अब ये एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है, लेकिन ये काम क्यों करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये डर का पहला चरण है, जिसे हम कह सकते हैं तर्कसंगत अनिश्चितता। एक हिलता हुआ झूला एक ऐसी घटना है जिसे आप तर्क से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। शायद हवा का कोई झोंका हो या झूले का संतुलन बिगड़ा हो। ये डर को सीधे आपके सामने नहीं रखता, बल्कि आपके दिमाग में एक सवाल डाल देता है। एक तरह से कहानी में शामिल होने का न्योता है ये। और कहानी आगे बढ़ते ही इस चुनौती को और मुश्किल बना देती है। झूले को नजरअंदाज करके वो बातें करने लगते हैं, लेकिन स्नेहा को उसको महसूस होता है कि कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है, उन्हें घूर रहा है। जब वो पलटती है तो झाड़ियों के पीछे बस एक साया सा दिखता है जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। और इसकी ठीक बाद उसके कंधे पर कोई बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? अब डर दूर नहीं है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ खतरा बाहरी और दूर की घटना से बदलकर व्यक्तिगत और शारीरिक अनुभव बन जाता है। झूले को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, परछाई को वहम मान सकते हैं, लेकिन एक शारीरिक स्पर्श आपकी व्यक्तिगत सीमा का उल्लंघन है। इसे दिमाग आसानी से खारिज नहीं कर सकता। और वो बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श, ये भी एक बहुत विशिष्ट डिटेल है। क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ कहानियों की देन है? दोनों ही बातें हैं। कहानियों में ठंडक को मौत और जीवन की ऊर्जा की कमी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका एक शारीरिक आधार भी हो सकता है।
जब हम बहुत ज्यादा डरते हैं तो हमारी फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू होती है। शरीर खून को जरूरी अंगों की तरफ भेजता है और त्वचा की सतह से खून हट जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस हो सकती है। तो सवाल यह है, क्या वो हाथ सच में ठंडा था या स्नेहा का अपना डर उसे ठंडा महसूस करवा रहा था? कहानी इस एम्बिग्विटी को बनाए रखती है, जो इसे और डरावना बना देती है। ये बहुत दिलचस्प है। और जब स्नेहा घबराकर देखती है तो रोहन काफी दूर खड़ा अपने फोन में लगा हुआ है। मतलब वो स्पर्श उसका तो नहीं था, पर डर अभी और बढ़ना था। अचानक बेंच के नीचे से एक फुसफुसाहट आती है, एक सवाल, आज क्लास क्यों नहीं गए? अब ये डर को एक और स्तर ऊपर ले जाता है। ये कोई बेतरतीब डरावनी आवाज नहीं है, जैसे कोई चीख या करहाना। ये एक विशिष्ट सवाल है जो सीधे उनकी गलती से जुड़ा है। ये डर को कर्म से जोड़ देता है। ये बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक संयोग नहीं है, ये उनके क्लास बंक करने का नतीजा है। अब डर सिर्फ अज्ञात का नहीं है, बल्कि पकड़े जाने और सजा पाने का है। उनका अपराध बोध ही उन्हें सताने वाली शक्ति बन गया है। और रोहन की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो अब भी इसे मानने से इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि कोई और बच्चा छिपा हुआ है जो मजाक कर रहा है। वो अपनी मर्दानगी या बहादुरी दिखाने के लिए चिल्लाता है, कौन है वहां, सामने आओ। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, ये क्लासिक गलती है। ऐसी कहानियों में जब कोई किरदार अनदेखी शक्ति को चुनौती देता है, तो वो असल में उस शक्ति को अपनी हकीकत साबित करने का एक मौका दे रहा होता है। रोहन का चिल्लाना उस पतली सी परत को तोड़ देता है जो असलियत और वहम के बीच थी। उसके चिल्लाते ही कहानी के अनुसार धूप अचानक गायब हो जाती है। चारों तरफ धुंधला कोहरा छा जाता है और दोपहर के 3 बजे अंधेरा सा महसूस होने लगता है। और उस कोहरे में दूर एक लकड़ी के झूले पर 2 बच्चे बैठे दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी पीठ उनकी तरफ है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उन बच्चों के कपड़े हूबहू रोहन और स्नेहा जैसे हैं। यहां हम कहानी के मनोवैज्ञानिक चरम पर पहुंचते हैं। डॉपलगैंगर या हमशक्ल का कॉन्सेप्ट। अपना ही प्रतिबिंब देखना एक बहुत पुराना और गहरा डर है। ये सिर्फ किसी भूत को देखने जैसा नहीं है, ये अपनी पहचान के टूटने का डर है। कार्ल युंग के मनोविज्ञान में इसे शैडो सेल्फ या अपनी शख्सियत के दबे हुए अनचाहे हिस्से का सामना करने जैसा कहा जा सकता है। वो बच्चे सिर्फ भूत नहीं है, वो रोहन और स्नेहा का ही एक भयानक प्रतिबिंब हैं, शायद उनके अतीत का या शायद उनके संभावित भविष्य का। मतलब ये देखना कि अगर हम भी पकड़े जाते तो हमारा क्या होता, का एक भयानक रूप। बिल्कुल, वो हमशक्ल इस बात का प्रतीक हैं कि ये खतरा बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। वो बच्चे रोहन और स्नेहा की ही कहानी का एक डरावना संस्करण है, जो उन्हें दिखा रहा है कि उनकी छोटी सी गलती का कितना भयानक अंजाम हो सकता है। और फिर वो दोनों बच्चे धीरे धीरे घूमते हैं। कहानी का ये हिस्सा बहुत ग्राफिक है। उनके चेहरों पर मांस नहीं है, सिर्फ सूखी हुई खाल हड्डियों से चिपकी है और आंखों की जगह पर सफेद पत्थर जैसे गोले हैं। उनके गले पर रस्सी के गहरे काले निशान हैं। और फिर वो दोनों एक साथ एक ही आवाज में बोलते हैं, हम भी कोचिंग छोड़कर यहाँ आए थे 20 साल पहले। टीचर ने घर फोन कर दिया था तो हमने यहीं इसी पेड़ पर फांसी लगा ली। अब तुम भी हमारे साथ यहीं खेलोगे? और यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बेंच के नीचे से आई वो फुसफुसाहट, आज क्लास क्यों नहीं गए, अब एक सवाल नहीं बल्कि एक चेतावनी लगती है। उन बच्चों का हमशक्ल होना अब समझ में आता है। ये भूत सिर्फ डराना नहीं चाहते, वो एक चक्र को दोहरा रहे हैं। वो रोहन और स्नेहा में अपना अतीत देख रहे हैं और उन्हें अपने अंजाम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये कहानी अब सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं रह जाती, बल्कि एक नैतिक कहानी बन जाती है। एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी भयानक सजा। ये सुनते ही रोहन का सारा तर्कवाद और बहादुरी वो सब हवा हो जाता है। चारों तरफ से हंसने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। जिस बेंच पर वो बैठे थे वो अचानक गर्म होने लगती है। वो अपनी साइकिलें वहीं छोड़कर गेट की तरफ भागते हैं। उन्हें महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके पैर खींच रही है, जमीन उन्हें वापस अपनी ओर खींच रही है। यहाँ पूरा माहौल ही उनका दुश्मन बन गया है। ये डर के उस चरण को दिखाता है जहां आपका सुरक्षित स्थान, जिस पार्क में वो मजे करने आए थे, पूरी तरह से एक जाल में बदल चुका है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा सिवाय भागने के।
और जैसे ही वो हाफते हुए गेट से बाहर निकलते हैं, सब कुछ एक झटके में बंद हो जाता है। कोहरा, हंसी, आवाजें सब गायब। जब वो पलटकर देखते हैं तो पार्क फिर से वैसा ही शांत और वीरान था। धूप वापस आ गई थी। लेकिन यहाँ कहानी एक आखिरी और सबसे असरदार मोड़ लेती है। गेट पर उनकी नई साइकिलें नहीं थीं। उनकी जगह पर 2 पुरानी जंग लगी साइकिलें खड़ी थीं, जो कम से कम 20 साल पुरानी लग रही थीं। ये साइकिलों का बदल जाना इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सबूत हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे एक साझा मतिभ्रम या डर से पैदा हुआ वहम कहकर खारिज किया जा सकता था। लेकिन साइकिलें एक भौतिक वस्तु हैं। ये एक ठोस प्रमाण है कि वो किसी दूसरी दुनिया या समय में गए थे और वहां से कुछ वापस ले आए हैं। ये एक तरह का लेन देन है। वो अपनी नई साइकिलें अतीत में छोड़ आए और अतीत की साइकिलें उनके लिए वर्तमान में छोड़ दी गईं। लोक कथाओं में से टोकन या निशानी कहते हैं, जो साबित करता है कि अनुभव वास्तविक था। और ये निशानी उन्हें हमेशा उस दिन की याद दिलाएगी। कहानी का अंत इस नोट पर होता है कि उस दिन के बाद रोहन और स्नेहा ने कभी क्लास नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी आसनसोल के उस वीरान पार्क के पास से गुजरने वाले छात्रों को झाड़ियों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। वही सवाल, आज क्लास क्यों नहीं गए, ये चक्र चलता रहता है। तो एक मामूली दोपहर की कहानी जो एक कभी न भूलने वाले खौफ में बदल गई। हमने देखा कि कैसे ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि डर के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करती है। माहौल बनाना, डर को धीरे धीरे बढ़ाना, व्यक्तिगत बनाना और फिर एक ऐसा सबूत देना जिसे झुटलाया न जा सके। अंत में सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का असली खौफ शायद उन भूतों में नहीं है, बल्कि इस विचार में है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां एक ऐसी गूंज पैदा कर सकती हैं जो हमें ढूंढ लेती हैं। क्या वो पार्क सिर्फ एक जगह थी, या वो हमारे अपराध बोध का एक भौतिक रूप था? एक ऐसी जगह जहां हमारे डर हमें सजा देने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कहानी इसी गहरे सवाल को हमारे लिए छोड़ जाती है।